सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे लाइजनर हो, किसी की भी जमानत नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इन विषयों को लेकर कार्यक्रम कर रही है। हमने इस विषय पर जिले में महाधरना किया है, संभागीय मुख्यालय में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, प्रदेश के प्रत्येक मंडल में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और नीचे तक ले जाने के लिए कार्यक्रम करने की योजना बना रही है। ये तो वही बीजेपी है जो भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश कर रही है, हमने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, जिनके संदर्भ में हमने छत्तीसगढ़ में देखा। नान घोटाले के संबंध में अन्य मुद्दे जो उस दरमियान उठे थे, उसमें एक भी जांच क्या ईडी ने या अपितु प्रयास उनके तरफ से, भाजपा की तरफ से यही रहा कि सरकार ने। मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और गर्मियों का मौसम है तो गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से सियासी मोड में आ चुका है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए हैं। लोगों को पता है कि अब अगला चुनाव जिन राज्यों में है उसमें छत्तीसगढ़ भी अहम है, और इसीलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं। और वही कुछ दृश्य आज हमें देखने को मिला, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और ओम माथुर दोनों अपनी अपनी पार्टियों की तैयारियों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। तो इन दोनों प्रभारियों ने क्या किया, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या करने जा रही हैं राजनीतिक पार्टियां, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे जुड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से सौरभ साहू जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को शुरू करता हूं। हम बीजेपी का रवि भगत जी, भाजपा की प्रदेश देखिए, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक जो एक रूटीन 3 महीने के बाद होती है, वो प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हमारी बैठक सतत हुई है, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। उसमें से गोठान का घोटाला है, और उसमें से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो शराब घोटाला किया है, इन सारे मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ अभी नया जो मामला आया है पीएससी का विषय, जो आम जिसे पत्रकारिता जगत इस विषय पर लिख रहा है, बोल रहा है कि पीएससी में किस प्रकार की धांधली हुई है। इन सारे विषयों को लेकर एक घोटालों का जो एक बड़ा जगह मामला है इस सरकार के ऊपर। जिस प्रकार मनमोहन सिंह की सरकार में बड़ा घोटाला हुआ था, वैसा ही उसका सेम टू एक सिक्के के 2 पहलू की तरह या भूपेश बघेल की सरकार घोटाले करे। इन विषयों को लेकर युवा मोर्चा के साथ हम आम युवाओं तक और जनता के बीच में जाने वाले हैं। इसकी एक बड़ी रणनीति आज प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बनी हुई है। तो बड़ी रणनीति बनी है, और जिस ढंग से जानकारी मिल रही है कि घोटालों को एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी बनाना चाहती है, सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी को बढ़ावा देना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी की कोशिश ये है कि सरकार को घेर ले अलग अलग मुद्दों के जरिए, और उसकी रणनीति भी बनी है। तो ओम माथुर की कार्यशैली उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी बैठक कर रही है। कुमारी शैलजा जी का पिछले 10 दिनों में ये दूसरा दौरा है।
लगातार मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई है। बीजेपी की चुनौती और कांग्रेस की तैयारी दोनों के बारे में जान लेते हैं सौरभ साहू जी से। सौरभ जी, आप बताइए, कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? ओम माथुर जी तो 2 दिन हैं, आज भी बैठक है, कल भी बैठक है। बिल्कुल, कांग्रेस की भी तैयारी बहुत पुख्ता चल रही है मोहन भाई। और आपने देखा, जैसे कि शैलजा जी, आपने खुद कहा कि 10 दिन में तीसरी बार उनका ये छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और ये एक रूटीन वर्क है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव पास आएंगे तो निश्चित तौर पर ही, क्योंकि कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने कुमारी शैलजा जी को एक जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ के चुनाव की, तो वो प्रदेश प्रभारी के तौर पे बिल्कुल यहाँ आएंगे और अपने जो जिम्मेदारियों का पालन करेगी। आज जो सीएम हाउस में बैठक हुई वो बहुत उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सरकार के क्रियाकलाप हैं, जो जनता के भलाई के लिए किए गए काम हैं, उसको जनता के बीच किस तरह से ले जाया जाए, उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई और चुनावी रणनीति पर भी बात हुई। भाजपा के जो आप ओम माथुर जी जो है यहाँ पर बैठक लिए हैं, तो मैं रवि भगत जी से जानना चाहूंगा कि वो लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा तो शुरू से उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और उसका कोई उनके हाथ में उससे कुछ हासिल आ नहीं रहा है। कर्नाटक में भी उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको बड़ी शिकस्त मिली है वहां पर, और छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो तो बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट भी ईडी को लगातार फटकार लगा रही है कि किस तरीके से वो राजनीतिक द्वेष की भावना से अपने आकाओं के लिए ईडी काम कर रही है और भाजपा के जो पदाधिकारीगण हैं वो ईडी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास में कोई जमीनी मुद्दा है नहीं जिसके लिए मुझे लगता है कि इनके बैठक में विचार विमर्श हुआ है। हम हमारे तरफ से इनको एक सलाह जरूर देना चाहेंगे कि जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न प्रकार के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर इनको पीएम आवास जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी नहीं, राज्य के समस्त राज्य के जो प्रभारी हैं वो सब अपने अपने राज्य में जो समस्याएं लोगों के पास हैं उसको ज्यादा फोकस करिए, ये कांग्रेस सलाह दे रही है आप लोगों को। भगत जी, भगत जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज सही नहीं आई, आपने क्या कहा मुझे कुछ समझ मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस ये कह रही है कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आप लोग जवाब नहीं देते, भ्रष्टाचार पिछले सरकार के भी हैं उस पर जवाब नहीं देते, अभी आप लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। बघेल से जुड़ा हुआ है, भूपेश बघेल के गिरबान तक ईडी पहुंचने वाली है, तो इसके कई प्रकार के तर्क दे सकते हैं। आज जो उनके कांग्रेस की बैठक चल रही है तो वो ईडी की मार से कैसे बचे, भ्रष्टाचार से लोग अपने आप को कैसे बचाएं, भगत जी आप ही बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं फटकार लगा रही है ईडी को कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं और राजनीतिक द्वेष के भाव से आप कार्य कर रहे हैं। ईडी को उन्होंने ये बोला है, आज की खबर है ये। अब भैया प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? ये जो घोटालों का निकल रहा है, इतने बड़े पैसे निकल रहे हैं, ये क्या झूठ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। हम तो यही कह रहे हैं रवि भगत जी, हम यही कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप है आपके एकदम बेबुनियाद है। राज्य के जो 52 आबकारी अधिकारी हैं उन्होंने लिखित में कंप्लेन दिया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें राज्य सरकार एक पार्टी है। हम राजनीतिक तैयारियों पे बात कर रहे हैं। दोनों ही प्रभारी अचानक पहुंचते हैं, लगातार दौरा करते हैं या बैठकें करते हैं, इसके पीछे के मकसद पर हम ज्यादा जोर देंगे। हमारे साथ मनीष वोरा जी हैं। मनीष जी, क्या माने, कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ है, अब पूरी टीम दोनों तरफ की यहां जम जाएगी और इसीलिए कुमारी शैलजा का भी दौरा हुआ है, ओम माथुर जी विधानसभा के चुनाव हैं और अब मुझे लगता है सीधा सीधा जो है बोलना चाहिए कि केंद्रीय सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के
चुनाव में राज्य छत्तीसगढ़ जहां पर और राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, तो वो ये प्रयास करेंगे कि हम वहां पर कायम रहें। ये दोनों की जद्दोजहद में इस प्रकार के दौरे लगातार हो रहे हैं। दोनों ही दल के प्रदेश प्रभारी जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, दोनों बता रहे थे कि क्या क्या उनमें हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लगातार घोटालों को लेकर के बात करी, तो एक बड़ी बात यहां पर मोहन जी देखने को मिलती कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के रूप में जो धार हुआ करती थी किसी जमाने में, वो धार अब बोथरी नजर आ रही है। और कहीं ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रखरता के साथ, उस आक्रामकता के साथ जो है वो सरकार पर हमला कर रही है। पिछले 4.5 साल से यहां विपक्ष में मगर कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन, केवल एक हम छोड़ दें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, उसके अलावा कोई बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं कर पाई है। कांग्रेस जनता से लगातार जुड़ रही है और जनता को अपनी बात मनवाने में लगातार वो कामयाब हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी इस प्रकार का कोई देखने को नहीं मिल रहा है मोहन जी। ठीक है, तो जो बीजेपी है वो विपक्ष की भूमिका बेहतर करे, इसलिए शायद प्रभारी लगातार बैठ के ले रहे हैं। रवि भगत जी, ये आरोप बार बार लगता है कि सक्रियता नहीं दिखती और सक्रिय करने के लिए बार बार बड़े नेताओं को आना पड़ता है। क्या लग रहा है यही वजह है कि ओम माथुर जी धुआंधार बैठकें कर रहे हैं और इस पे कुछ तेजी आएगी क्या, सक्रियता बढ़ेगी क्या, कुछ आप लोगों के मूवमेंट जो हैं वो अभियान के रूप में ज्यादा दिखाई देंगे क्या? आपकी आवाज अभी भी मुझे कट के आई। हमारे जो अभी पूरे जो मुझे बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि युवा मोर्चा ने हल्ला बोल के नाम से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसके दबाव में आके भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, जिसमें भी छला जा रहा है। आज बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार से युवाओं को दिया जा रहा है? जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जिनको किसी प्रकार की शासकीय एजेंसियों से नौकरी नहीं मिला, से हर किसी को नौकरी मिलना चाहिए। इसके लिए युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ रही है। हम हर जिले में आंदोलन खड़े कर रहे हैं। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी है, अब ये दिखेगा कुछ दिनों में। और लेकिन चुनौती कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस के पाले में है। जिस ढंग के मुद्दे तलाश किए जा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बन रही है। किस ढंग की चुनौती देखते हैं सौरभ जी? भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा और उसको लेकर सड़कों पर बीजेपी का उतरना, कितने तैयार हैं आप लोग, कैसे सामना करेंगे इसका? मोहन जी बिल्कुल, हम इसलिए भी बहुत आश्वस्त है क्योंकि जैसा कि वोरा जी ने कहा कि हम जनता से जुड़ने में बहुत हद तक सफल हुए हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने लिए बहुत आश्वस्त हैं। और बीजेपी का हाल तो आज की तारीख में वैसा ही है जैसे एक अजगर होता है जो बहुत खा पी के जब आलसी हो जाता है तो इसलिए वो निष्क्रिय सा हो जाता है। तो इन्होंने जो 15 साल खाया पिया, उसको खा पी के ये निष्क्रिय हो गए हैं और अब इनको कुछ पड़ी नहीं है, लोगों की जनमानस की कुछ नहीं पड़ी है। इसलिए ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, ये वहीं तक सिमट कर रह गए हैं। और बिल्कुल ये 2019 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कर्नाटक की तरह ही छत्तीसगढ़ में इनका हाल देखने को मिलेगा मोहन जी। नहीं तो ये जो मुद्दे तलाश कर रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है, इसके लिए कोई क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं क्या? आज कुमारी शैलजा जी का आना क्या इसी बात का द्योतक है? ये इसके लिए जो आप भी लोग तैयार आरोप हो लगाते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये सब आरोप लगा लगा के मनोवैज्ञानिक रूप से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ का प्रचार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी कांग्रेस की पूरे टीम, हर एक सिपाही पूरी तरह से तैयार है और इनके जो भी आरोप होते हैं उनका हम खुलकर जवाब देते हैं। हमको जवाब देने में कोई समस्या है नहीं। जैसा कि इनके तरफ होता है, बीजेपी के यहां होता है कि प्रधानमंत्री किसी भी आरोप का या किसी भी देश में चल रहे आरोप प्रत्यारोप का वो जवाब नहीं देते, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे मीडिया के सामने किसी भी चीज का जवाब नहीं देते। हम हर चीज के लिए खुली चुनौती देते हैं कि जो भी ये आरोप लगाएंगे ये बेबुनियाद है और इसको हम सिद्ध करके रहेंगे। ठीक है भगत जी, ये कह रहे हैं कि एक जो है आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं भ्रष्टाचार का या ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं, जिसका जवाब विकास कार्य के पैमानों को बताकर, जो सफलताएं हैं उसको बताकर कांग्रेस देगी। क्या यही है आप लोग आपको? जांजगीर चांपा में जो डीएमएफ फंड का गोल घपला हुआ है, जिसको जो एनजीओ ने काम किया, वो सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? नहीं, आप लोग गोठान को हम अभी जाएंगे, इनको गोठान की सच्चाई दिखाएंगे, गोठान में किस प्रकार से बंदरबाट किया गया है। गोठान की तो सच्चाई आप लोगों को देखने को मिल गई है रवि भगत जी। आप लोगों ने आप लोग कोई शिकायत किए क्या? जैसे आप जांजगीर का बता रहे हो, उचित फोरम में मामले को उठाने से ही
सामने चीजें आती है, आरोप लगाने से सामने चीजें नहीं आ पाएंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं? आरोप लगाने के साथ हम उचित फोरम पे भी जा रहे हैं, जिसके कारण आज इनको कार्रवाई हुई है। जांजगीर चांपा का आप उठा के देख लीजिए, कार्रवाई हुई है। और आगे बाकी क्या क्या आप लोग ने चिन्हित किया है, क्या करने वाले हैं? निश्चित ही जितने इनके भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम सड़क पे उतरेंगे। जैसे भ्रष्टाचार के कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी, वैसे ही भ्रष्टाचार भूपेश बघेल की सरकार देख रही। देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, जिस बात को आप कह रहे हैं कि गांव का विकास, गौठानों का, किसान का विकास, ये सारी चीजें जो लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की जो लगातार बात कांग्रेस कर रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कांग्रेस कर रही है। उस मॉडल में देखिए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस यहां पर सफल हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना जैसे विपरीत काल में भी आर्थिक परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की देश के अन्य जगह की अपेक्षा बहुत अच्छी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना के माध्यम से, किसान न्याय योजना के माध्यम से और बिजली बिल हाफ करके इस प्रकार की तमाम योजनाएं चला करके जनता के जेब में सीधा पैसा डालने का जो काम किया, उसने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाई उस दौरान। तो ये निश्चित रूप से सच है कि कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें ऐसी आ रही है जो जनता को प्रभावित कर रही है, जिसको लेकर के वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ जगह सफल हो रहे हैं, कहीं असफल भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें आप दूसरा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल से कितना प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा, और एक पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि वो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना करके भूपेश बघेल का जो चेहरा है उसको, भूपेश बघेल की जो छवि है उसको डैमेज करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही, लेकिन उसके साथ वो जनता के बीच में जाकर के इस बात को मनवाने में कामयाब नहीं हो पा रही है कि वास्तव में ये स्थितियां छत्तीसगढ़ में है। ईडी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उसको लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक्टिव होना चाहिए था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ा था, वो चीज नजर नहीं आती। युवा मोर्चा जो एक किसी भी पार्टी की बैकबोन जिसको बोलते हैं वो है, और उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ रवि भगत जी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है प्रदेश में सरकार को बदलने में। कहते हैं ना कि युवा तरुणाई जब निकल जाती है मसाल निकाल करते हो वो सत्ता के सिंहासन को पलट देती है। तो ये जो चीज है इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ कमजोरी नजर आ रही है। उसको एक बड़े आंदोलन के रूप में जितने भी बड़े आज कार्य समिति के अंदर भी जो बड़े मुद्दे लेकर के वो आ रहे हैं, शराब घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, चावल घोटाला हो, ये सारी चीजें जब निकल करके सामने आ रही है तो इसको जनता के बीच में कैसे लेके जाएं और जनता को कैसे कन्विंस करें आप कि वो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो चुनावी रूप में आपके लिए बड़ा खड़ा हो। और जो कांग्रेस जिस ग्रामीण विकास की बात कर रही है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल, उस चीज को छत्तीसगढ़ में जब चरितार्थ हो रहा है तो उसका असर कितना पड़ेगा और कितना आप भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कैसे अपने पक्ष में कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण चीज होगी। ठीक है, इस पर एक एक करके जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ जी, बीजेपी की कोशिशों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो ब्रांड और जो छवि बनी है उसे डैमेज करने के कदमों के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी तो कई तरीके के हमले करेगी, गोठान में गड़बड़ी है, कोयला में, शराब में, सबकी गिनती करा देगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसीलिए उनकी सूची बनी हुई है। आप लोग क्या करेंगे? ये लोग जो क्या हो रहा है कि भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रियता है उससे बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए आनंद फानन में ये लोग कुछ भी आरोप लगा देते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव है मुझे लगता है कि उनको ही झेलना पड़ेगा आने वाले चुनावों में, जैसा कि कर्नाटक के अंदर हुआ ही, सब लोग देखा है ये बात। वहां तो सरकार में थी ना बीजेपी,
यहाँ तो आप लोग सरकार में। बिल्कुल, हम भी सरकार में है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है वो एक जन नेता का चेहरा है, और वो एक गांव के किसान का बेटा है, उसका चेहरा एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिससे लोग डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं मोहन जी। तो मुझे लगता है कि उनकी छवि को ये डेंट बिल्कुल करना चाहते हैं, और उसी भावना से ये आरोप लगातार लगाते रहते हैं जो कि बेबुनियाद रहते हैं, और इसलिए ये जनता तक अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं होता। आधारहीन बात वैसे ही कुछ दिन के बाद पानी के बुलबुले की तरह ऐसे भी निपट जाता है। ठीक है, सुना भगत जी आपने, अब आप लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इसके। तो ये प्रोपोगेंडा है, गलत है, तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, आरोप हवा के ये सब बोल देंगे, आप लोग क्या करेंगे? भूपेश है तो भरोसा है, माफिया को भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है यहाँ के माफिया राज चलाने वालों को, कोयले की दलाली करने वालों को, शराब की दलाली करने वालों को भूपेश है तो बिल्कुल भरोसा है। वो निश्चिंत होके वो दलाली कर सकते हैं। यहाँ के शराब माफिया का मॉडल झारखंड में जाके लागू हो रहा है। मतलब भूपेश के मॉडल पे क्या है, कह रहे हैं आरोपों के क्या साक्ष्य हैं? सोरेन जी को भरोसा है। साक्ष्य पूछ रही है कांग्रेस, सबूत क्या है? सबूत क्या है पूछ रहे हैं? सबूत प्रतिष्ठित सारे सबूत आ रहे हैं, जांच हो, संपत्ति पकड़े जा रहे, सबके सबूत आएंगे। ऐसा स्थिति हो जाएगा कि भूपेश बघेल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, भूपेश बघेल जी को जेल जाना पड़ेगा सारे भ्रष्टाचार के आरोप। अरे नहीं, तो ये बोलने से थोड़ी होगा। क्या है आपके पास, कुछ बताओ, बताइए तो सही। ऐसे बोल सड़क पे भी उतरेंगे, कर लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से भी लड़ेंगे। अगर भूपेश बघेल का भगत जी अगर आरोप सिद्ध होता है तो हमारे खाद्य मंत्री ने खुद कहा है, एक मीडिया के सामने ये बात कही है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो वो राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ तक बात भी कर चुके हैं चावल घोटाले के मामले में, चावल घोटाले का भी इसी तरह से प्रोपेगेंडा किए हैं, और जो कि बिल्कुल आप सिद्ध कर नहीं पा रहे किसी भी स्तर पे। जितना चावल यहाँ प्राप्त हुआ उससे उतना वितरित भी हो गया। तो ये आपके पास आधार नहीं है, डेटा नहीं है, इसी वजह से आप लोग ये निराधार आरोप लगाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप ये चुनावी दंगल में सफल हो पाएंगे। कोई निराधार आरोप नहीं है, सारे आरोपों की जांच हो रही है। अभी केंद्र से टीम जांच करने आई है, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केंद्र की जो टीम है वो स्टॉक का निरीक्षण करने आई है, राशन दुकानों में जो स्टॉक है उसका निरीक्षण करने आई है, और वो निरीक्षण की है। उसके लिए यहाँ का शासन और प्रशासन ने उनको पूरी तरह से सहयोग भी किया है, और जहां पर कुछ गड़बड़ियां छोटी मोटी पाई भी गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां जरूरत पड़ी वहां FIR भी दर्ज किया है हमने। तो ये तो हमारी मंशा है कि हम सिस्टम को सुधारेंगे और उसको पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त करेंगे, जनता के लाभ के लिए करेंगे, जनता के लाभ के लिए करेंगे। लेकिन तैयारियां अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टियों की है। एक बार फिर से मनीष जी जनता के लाभ के लिए नहीं, आज फंसते होते हुए दिखकर 2-4 लोगों पर कार्रवाई इसका जवाब रवि भगत जी जनता बिल्कुल देगी आपको। आने वाले चुनाव में कर्नाटक में आपको जवाब मिल गया है, आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में आपको बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। जहां हम छत्तीसगढ़ के अंदर तो 75 सीटों का दावा कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उससे भी आगे बढ़े। बिल्कुल, भूपेश है तो भरोसा है, माफिया को भरोसा है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज बोलने लग गए हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। तो ये वाली बात अभी बिल्कुल चरितार्थ होने वाली है। 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इसको साबित करके दिखाएगी। चलिए मनीष जी से जी, ठीक है, दोनों पार्टियों के दावे हैं, अब आएंगे दोनों जन के पास आएंगे। अभी मनीष जी, ये चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, कुमारी शैलजा भी आएंगी, ओम माथुर आएंगे, अजय जामवाल आएंगे, इस तरीके के दौरे और किस तरीके की बैठकें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या माने, बीजेपी एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत अभी से मुद्दे सेट कर रही है जिसमें उसे मास्टरी है, आरोप लगाना या भ्रष्टाचार को सामने लाना, इन मुद्दों को सेट कर रही है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उसे पीछे ढकेल रही है। निश्चित रूप से मोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों जो मास्टर है उस काम को निश्चित रूप से वो कर रही है। लगातार घोटालों को सामने लेकर के आ रही है, लगातार इन बातों को लेकर के वो जनता के बीच जा रही है। इसके साथ साथ उनका जो प्रमुख एक एजेंडा है हिंदुत्व को लेकर भी, धर्म परिवर्तन को लेकर भी, और इस प्रकार का एक पूरा माहौल भी प्रदेश में बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि कांग्रेस शासन काल में लगातार धर्म परिवर्तन बढ़ रहे हैं, चर्चों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार का जो उनका एक पूरा स्ट्रेटेजिकल जो वो होता है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, और इन सारी बातों को लेकर उसमें
घोटाले भी हैं, धर्म परिवर्तन भी है, हिंदुत्व भी है, राम मंदिर भी है, और भी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक पैकेज लेकर के मेरे ख्याल से कांग्रेस के खिलाफ आने वाली है। और मुझे लगता है कांग्रेस भी इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसलिए वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। राम वनगमन पथ, कौशल्या माता का मंदिर चंदखुर में, ये सारी चीजें कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से जो है इस प्रकार का युद्ध जो चल रहा है, और वाक युद्ध तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में लगातार जाने का प्रयास करेंगे। और एक बड़ी, मैंने कहा ना लगातार, देखिए मुझे एक चीज ये लगातार खल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक आक्रामक रूप जो दिखता है विपक्ष के रूप में, वो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। तेज तर्रार उनके प्रभारी ओम माथुर, अजय जामवाल, ये पूरे का पूरा एक उन्होंने नया रिनोवेशन कर दिया पूरे संगठन के अंदर, उसके बावजूद भी वो सक्रियता नजर नहीं आ रही है। चुनाव के लिए बहुत कम समय नजर बचा हुआ है, और लगातार जैसे मैं देख रहा था अभी लगातार युवा मोर्चा के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं वो भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, लेकिन कब उतरेंगे? जब चुनाव आ जाएगा तब उतरेंगे, तब उस समय आपके पास वो समय नहीं होगा। आज समय है आपके पास जनता के बीच जाने का और उसको अपनी बातों से कन्विंस कराने का। ठीक है भगत जी, ये तो बात सामने आ रही है कि अपनी बात जनता तक आपको कन्विंस करानी पड़ेगी। क्या माने जो अभियान का नाम आप लोग ने दिया है छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान, क्या क्या इसमें आप लोग लेकर जाएंगे? हम देख रहे थे कि 2018 में कांग्रेस लाई थी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यानी नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और आप लोग नारा लेके आए हैं छत्तीसगढ़ बचाओ। क्या बचाना है छत्तीसगढ़ में? क्या चीज लूट गया जिसको बचाने की जरूरत पड़ रही है? एक्चुअल में आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हमारे अब आ रही है। अब जो बोले उन्होंने क्या क्या कहा उसे वो समझ में नहीं है। आप भी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान, जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग दीमक की तरह चर के खा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को, धरती से लेकर आसमान तक, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। उससे छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है। हम छत्तीसगढ़ बचाने का अभियान लेके निकले, निश्चित ही कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को बचाएंगे। तो भ्रष्टाचार से बचाने की बात है। चलिए सौरभ जी, बचाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के लोग सड़कों पर, बचाने का जो बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल बचाने की जरूरत है, लेकिन देश को बचाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ अभी बहुत सुरक्षित हाथों में है, और यहां पर छत्तीसगढ़ में बचाने के लायक कुछ नहीं है। यहां का सब कुछ बचा हुआ है क्योंकि यहां कांग्रेस का शासन है। बचाने की जरूरत है तो देश को है। देश को जो मोदी जी बेच रहे हैं, है जो इन्हीं के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से भी कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। तो बचाने की जरूरत है, बिल्कुल इस बात से बचाने की जरूरत है, मोदी जी से बचाने की जरूरत है, भाजपा से बचाने की जरूरत है इस देश को। छत्तीसगढ़ बहुत सुरक्षित हाथों में है, और ये इसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ का विकास की दिशा में कार्य करते रहेंगे लगातार। के आरोप लग रहे हैं, जहां के जिले का कलेक्टर भ्रष्टाचार के आरोप में है, वहां की जनता बाकी अधिकारियों से या बाकियों से क्या न्याय की आस करेगी? रानू साहू का मामला आप सब जानते हैं, सौम्या चौरसिया किस प्रकार से जेल में है, सबको पता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो है क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। ठीक है, चलिए ये एक ऐसी चर्चा है जो कि अभी कई बार होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभारियों ने कमान संभाल ली है, नेता अपनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन जब बाहर से आकर जो प्रभारी हैं वो जब कमान संभाल कर आगे बढ़ते हैं तो जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। यानी कि जीत हार तो घोड़ों की होगी, लेकिन जो उसके पीठ पर बैठता है जौकी, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है कि वो कितना तेज चलेगा। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की गतिविधियों में तेजी आ गई है, जिस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में हम इतना ही। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। सौरभ साहू जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और रवि भगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि सरगर्मियां बढ़ गई है, और गर्मियां जब बढ़ती है तो उससे बचाव की व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। तो दोनों पार्टियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि राजनीतिक रूप से बड़ी सरगर्मी से कैसे बचना है, तपिश किस में कितनी है और तापमान कितना है, ये हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। आप देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे दोस्त छूट जाएंगे, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना, आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो, मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे।